हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एटीएम जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, इससे कि पहले कि हमने जो पढ़ा था वो था तारों की विशेषता, और उससे पहले पढ़ा था हमने बिग बैंग थ्योरी और अन्य सिद्धांत देखे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक होल, और जो अन्य संबंधित फैक्ट होंगे ब्रह्मांड से उनको देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज। ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है जरा? ब्लैक होल दोस्तों, ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल, इसको हिंदी में कहते हैं कृष्ण वीवर। कृष्ण वीवर, कृष्ण वीवर। दोस्तों, जो ब्लैक होल होता है इसकी पुष्टि कैसे की जाती है? अगर हम इसको देखेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये ब्लैक होल है, तो इसकी पुष्टि की जाती है। इसकी पुष्टि पुष्टि कब की जाती है? जो प्रकाश है जब वो अपने मार्ग से विचलन हो जाता है, यानी विचलित हो जाता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश प्रकाश का अपने मार्ग से विचलन हो जाता है, विचलन हो जाता हो जाता है हो जाता है, तब क्या होती है? ब्लैक होल की पुष्टि होती है कि हाँ, ये ब्लैक होल है। यानी ब्रह्मांड में ब्लैक होल है। दोस्तों, ब्लैक होल है क्या? ये ब्रह्मांड का वह स्थान जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण अधिक है और घनत्व अधिक है। साथ ही जो प्रकाश उसका परावर्तन नहीं होता है, और या कोई अन्य वस्तु जो वहां से एक बार जाने के बाद वापस आ नहीं पाती है, उसी को ब्लैक होल का कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वो ब्रह्मांड का वह वह स्थान जहां पर जहां पर गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वा गुरु, गुरुत्वाकर्षण 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 अधिक अधिक होने से अधिक होने से होने से अधिक होने से अ, प्रकाश का परावर्तन परावर्तन या अन्य वस्तु अन्य वस्तु वस्तु वापस पलायन वापस पलायन पलायन नहीं हो सकता नहीं हो सकता। उसे क्या कहेंगे आप? ब्लैक होल कहते हैं। यानी कि वह ब्रह्मांड का वह स्थान जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के अधिक होने से प्रकाश का परावर्तन या अन्य वस्तु वापस पलायन नहीं हो सकता है, उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ठीक, जो ब्लैक होल है दोस्तों, इसको दूरबीन से नहीं देखा जाता। कारण, दूरबीन से इसे दूरबीन या टेलीस्कोप दूरबीन दूरबीन से नहीं देखा नहीं देखा जा सकता। कारण, इसका कारण है घनत्व, क्योंकि यहाँ जो घनत्व है बहुत अधिक है। घनत्व, इसका कारण है घनत्व। ठीक, और इस सेम डिक्टो एक लाइन आपकी एग्जाम में आ गई थी। यूपी आरओ के जो आरओ का था उसमें आ गई थी कथन, और इसमें आ रहा था कि जो ब्लैक होल है वो दूरबीन से देखा जा सकता है। कारण, घनत्व उसका कम है। तो नहीं, तो घनत्व क्या होगा? घनत्व अधिक है, इसीलिए तो नहीं देखा जाता है, और ना ही दूरबीन से देखा जाता है। दोनों कथन गलत थे। ठीक, जो ब्लैक होल है दोस्तों, इसकी जो पहली बार सैद्धांतिक रूप से भविष्यवाणी की थी, तो हम लिख सकते हैं पहली बार ब्लैक होल की पहली बार सैद्धांतिक रूप से सैद्धांतिक सैद्धांतिक रूप से सैद्धांतिक रूप से भविष्यवाणी 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 की थी, वो था स्वा कार्ल स्वा कार्ल स्वार्ज चाइल्ड 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 1916 में। तो याद रखना दोस्तों,
आज तक तो आया नहीं, खैर वो पूछने की संभावना है। तो इसको याद रखना कि पहली बार जो ब्लैक होल की सैद्धांतिक भविष्यवाणी या जानकारी दी थी वो कार्ल श्वार्ज़ चाइल्ड ने दी थी 1916। दोस्तों जो इसको ब्लैक होल नाम दिया, इसको ब्लैक होल होल नाम दिया, ब्लैक होल नाम दिया जॉन व्हीलर ने 1916 सॉरी 1967। तो याद रखना ब्लैक होल नाम दिया जॉन व्हीलर 1967 में। और ब्लैक होल का सिद्धांत, ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। और ये दोनों दोस्तों बहुत बार पूछे गए। सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे दोस्तों, याद रखना, ठीक। एस चंद्रशेखर। और जो ब्लैक होल से एक सिग्नस X1 नामक एक वस्तु पाई, जिससे पता लगा कि वास्तविक ब्रह्मांड में ब्लैक होल है, वो पाया था। तो ब्लैक होल लिख सकते हैं कि ब्लैक होल में होल से सिग्नस X1 की खोज किसने की? ये आएगा आपका वेव स्टार। और वेव स्टार ने 1971 और पाल मार्डिन, तो ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज की। ब्लैक होल से सिग्नस X1 की खोज किसने की? तो वेव स्टार और पाल मार्डिन 1971 दोनों ने मिलकर खोजा था इसको, ठीक। तो दोस्तों ये ब्लैक होल से संबंधित जो कुछ फैक्ट थे, आपके यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको। दोस्तों चंद्रशेखर सीमा, और ये तो बार बार पूछे गए दोस्तों। ये जो चंद्रशेखर है सीमा है एक वह सीमा जिसके बाहर जो श्वेत वामन तारा है वो आंतरिक मृत्यु से ग्रस्त होता है। तो हम लिख सकते हैं कि वह सीमा जिसके बाहर श्वेत वामन तारा आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होता है चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। या एस चंद्रशेखर के अनुसार हम लिख सकते हैं कि एस चंद्रशेखर के अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान श्वेत वामन तारे की ऊपरी
ऊपरी सीमा है। अर्थात जब इसका श्वेत वामन तारे का ये द्रव्यमान इतना हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी को चंद्रशेखर सीमा कहा गया। ठीक, तो याद रखना, चंद्रशेखर और डब्ल्यू ए फॉलर को संयुक्त रूप से 1983 में नाविकीय नाविकीय विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो हम लिख सकते हैं कि एस चंद्रशेखर व डब्ल्यू ए फॉलर को नाविकीय विज्ञान या खगोल शास्त्र, ब्रैकेट में खगोल शास्त्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट थे दोस्तों आपके, इसको भी याद रखना, इसको और इसको नोबेल पुरस्कार, क्योंकि जो एक एस चंद्रशेखर था ये भारतीय मूल का वैज्ञानिक था। ठीक है, अब आता है नक्षत्र। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नक्षत्र किसे कहते हैं। तो हम नक्षत्र हुआ है वह तारे वह तारों का समूह, तारों का एक व्यवस्थित समूह है। ठीक, इनकी संख्या कितनी मानी गई, नक्षत्रों की संख्या मानी गई 27, जबकि भारतीय जो ज्योतिष है उसमें 28 मानी गई। तो हम ज्योतिष को नहीं लेंगे, हम जो विज्ञान द्वारा मान्यता है उसी को लेंगे। इनकी संख्या मानी गई 27। ठीक, जो भारतीय ज्योतिष में एक से अलग से एक माना गया था नक्षत्र, वो माना गया था अभिजात। तो हम उसको नहीं लिखेंगे, हम जैसे कि इसका एग्जाम्पल रोहिणी, विशाखा, चित्रा आदि, ये आपके 27 नक्षत्र है दोस्तों। इनमें से कुछ याद रखना। पूछा जा सकता है कि रोहिणी क्या है, विशाखा क्या है, पर ये ज्यादा नहीं, पर इतना ऊपर का ज्यादा है कि वह तारों का व्यवस्थित समूह को नक्षत्र कहा जाता है, जिनकी संख्या 27 है। ठीक, अब आता है नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस क्या होता है दोस्तों, जो ये नक्षत्र है, जब ये भूमध्य रेखा के ऊपर लगातार 2 बार आते हैं, तो जो उनके आने का टाइम होता है उसके बीच का टाइम को नक्षत्र कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जब कोई नक्षत्र भूमध्य रेखा के ऊपर लगातार 2 बार आने पर उनके बीच का समय, उनके बीच का समय नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र दिवस कहलाता है। और ये कितना का होता है, ये होता है 23 घंटे 56 मिनट का, 23 घंटे 56 मिनट का, 56 मिनट का। ठीक, इसको भी याद रखना दोस्तों, ये पूछा गया कि नक्षत्र दिवस कितने का होता है, तो नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। ठीक, कहाँ होता है, जब भूमध्य रेखा पर कोई नक्षत्र लगातार 2 बार आ जाता है, तो जो उसके आने जाने का टाइम होता है उसी को नक्षत्र दिवस कहा गया।
अब अगली हेडिंग है दोस्तों हमारी कि जो अंतरिक्ष की मापन इकाइयां हैं उनको देखते हैं, एक दो इंपोर्टेंट अंतरिक्ष मापन इकाइयां। अंतरिक्ष मापन इकाई, मापन इकाई, ठीक। पहला है दोस्तों प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कुल चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक। इसकी चाल कितनी होती है, यानी इसकी गति प्रकाश वर्ष के 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 12 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक। तो दूसरी आती है आपकी खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय, दोस्तों अगला है हमारा खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी नापने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। आप लिख सकते हैं पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी मापने की इकाई, मापने की इकाई। और एक अगला होता है दोस्तों पारसेक। इसको भी याद रखना, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो दोस्तों ये कुछ आपके पास अंतरिक्ष मापन इकाइयां थे, इनको याद रखना। पारसेक, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष। अब एक टॉपिक था दोस्तों, छोटा सा टॉपिक जो है आपका विश्व के प्रमुख स्पेस एजेंसी। अगला टॉपिक होगा प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसियां, ठीक। पहला है सर्न, CERN। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों यूरोपियन सेंटर या ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च न्यूक्लियर, ठीक। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1954 में। स्थापना 1954 और हेडक्वार्टर है जेनेवा, दोस्तों इसका विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आयोग यही है। विश्व का
यहाँ विश्व का सबसे बड़ा बड़ा परमाणु परमाणु आयोग है। ठीक। अब भारत इसका सदस्य बना दोस्तों 2017 में। भारत इसका सदस्य 2017 में बना। अगला है नासा। नासा इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक। एक इसकी अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका के। इसका हेडक्वार्टर स्थापना 1958 और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। ठीक। अगला है इसरो भारत के। अगर लिख सकते हैं तो इस पे अमेरिका लिख देना अगर समझ में ना आए। अमेरिका के स्पेस एजेंसी इसरो। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई। वर्तमान अध्यक्ष है वर्तमान है बी नारायण। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। बेंगलुरु। ठीक। अगला है रोस्कोस्मोस। दोस्तों जो ये रोस्कोस्मोस स्पेस एजेंसी है ये है रसिया की, रूस और इसकी स्थापना हुई 1992। इससे पहले दूसरी थी, उस टाइम वो सोवियत संघ हुआ करता था, उसके बाद उसका पुनर्गठन किया गया तो रोस्कोस्मोस स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी है रूस की। अगला है जाक्सा जाक्सा। ये है जापान की स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना होती है 2003। एक है संसा CNSA संसा। ये है चीन।
फुल फॉर्म है चाइना न्यूक्लियर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना चाइना न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, इसकी स्थापना होती है, स्थापना 2003 1992। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, हेडक्वार्टर बीजिंग बीजिंग। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख आपके प्रमुख देशों की स्पेस एजेंसी थी। अक्सर मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना इनको। ठीक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, धन्यवाद, आज के लिए धन्यवाद।